तो हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं आपबाहु नियम के अपवाद। क्या सर? आपबाहु नियम के अपवाद। तो इससे पहले दोस्तों आपबाहु नियम भी मैं पढ़ा चुका हूं और इलेक्ट्रॉन भरना भी मैं सिखा चुका हूं। तो नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में और जाकर आप उनको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं आपबाहु नियम के अपवाद पर। आपबाहु नियम के अपवाद पर तो ये अपवाद क्या होती है, अपवाद क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये आप समझ लो। तो दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जो ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो अंदर रॉड डली होती है वो होता है ग्रेफाइट। हम दोस्तों अक्सर ये देखते हैं कि जो ग्रेफाइट है, क्या है, जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक, मतलब उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रेफाइट में धारा बहती है और कुछ लोग कहते हैं ग्रेफाइट में धारा नहीं बहती। तो ये चीज़ विवादों में पड़ जाते हैं। ये चीज़ किस में पड़ जाती है? विवादों में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं धारा बह रही है और कुछ लोग कह रहे हैं धारा नहीं बह रही। तो ये चीज़ किस में है? विवाद में। तो विवाद में होने के कारण वहाँ पर एक अपवाद बन जाता है। क्या बन जाता है? अपवाद बन जाता है। वो चीज़ विवादों में फंस जाती है तो वो एक अपवाद बन जाता है। तो अपवाद क्या है? एक विवादों में फंसी हुई चीज़ जो है ना वो अपवाद है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें तो आपबाहु नियम के भी कुछ अपवाद थे। आपबाहु नियम ने भी आपबाहु महोदय या फिर आपबाहु नियम के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ आपबाहु नियम के अपवाद में चली गई। तो मेरे भाई आपबाहु नियम के दो अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? दो अपवाद हैं। उनको समझेंगे, जानेंगे बहुत अच्छे से। बट उससे पहले आप कुछ चीज़ों को सीखो, समझो। दोस्तों आप जानते हो कि जो S उपकोष होता है, P उपकोष होता है, D उपकोष होता है, F, आप जानते हो कि उपकोष 4 है। आप दोस्तों ये भी जानते हो कि S उपकोष के पास केवल एक ही कक्षक होता है, जो आपको दिख रहा है, एक कक्षक होता है। आप ये भी जानते हो दोस्तों P उपकोष के पास केवल 3 कक्षक होते हैं। आप जानते हो D उपकोष के पास 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष के पास 7 कक्षक होते हैं। ये बहुत अच्छे से जानते समझते हो। आप दोस्तों ये भी जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक कक्षक में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, होते हैं। ओके, अब S उपकोष के पास कक्षक कितना होता है? 1। कक्षक कितना होता है? 1। और आप जानते हो एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अगर हम बात करें दोस्तों S उपकोष की, तो S उपकोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो आप सीधी सादी बात कह दोगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कक्षक 1 होता है और कक्षक 1 होने के कारण मात्र इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर? अब भाई सुनो, आप बताओ, मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो बताओ S कक्षक क्या पूर्ण है? बोलो, S कक्षक क्या पूर्ण है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये पूर्ण है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब S कक्षक पूर्ण है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर सुनो, P के पास कितने कक्षक होते हैं? 3। कितने कक्षक होते हैं? 3। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? तो आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। कितने भराएंगे? 6, क्योंकि 3 कक्षक हैं, एक कक्षक में 2 तो 3 में 6। बट दोस्तों यदि मेरे पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉनों को भरूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमने हुंड के नियम से सीख ली। हुंड महोदय का नियम भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये चीज़ हमने हुंड महोदय के नियम से सीख ली है कि कक्षाओं के जो कक्षक होते हैं उनमें पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए और अगर और इलेक्ट्रॉन है तो उनका डबल करना चाहिए। तो सीधी सी बात मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, P पे कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 6। लेकिन मेरे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे? मेरे पास अभी केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर जाएंगे। ओके, तो आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं P में? 6।
भरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी, तो आप बोलोगे सर 3, आप बोलोगे सर 3। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बताओ भाई जो पी ऑफ कोर्स है वो पूरा भरा है, आधा भरा है या क्या है? तो आप बोलोगे सर ये आधा भरा है। क्या बोलोगे सर? आधा भरा। क्यों? क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो आधे इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण आधा ही भरा हुआ। टोटल तो 6 जाते हैं लेकिन भरे कितने हैं? 3। 3 होने के कारण ये भरा हुआ है आधा, मतलब अभी ये है अर्धपूरित। क्या है? अर्धपूरित। ठीक है, अर्धपूरित का मतलब आधा भरा, अर्धपूरित का मतलब आधा भरा, पूर्ण पूरित का मतलब पूरा भरा। ठीक है, पूर्ण पूरित का मतलब क्या होता है? पूरा भरा। ठीक है, चलो अब यदि मैंने डी जो है, डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। अब डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। समझना, डी में कितने कक्षक हैं? 5। अब यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 5 में कितने जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 10। तो अब समझना, थोड़ी समझने वाली बारी है। यदि मैं इस डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन भर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, अगर मैंने डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन भर दिए तो डी भर गया पूरा, डी भर गया पूरा। अब पूरा भरा होने के कारण ये क्या है? पूर्ण पूरित है। पूरा भरा होने के कारण ये क्या है? पूर्ण पूरित है, क्योंकि पूरा भरा तो पूर्ण पूरित। अगर मुझे डी को आधा भरना है, डी को मुझे क्या करना है? आधा भरना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आधा भरना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने होंगे? केवल 5 भरने होंगे। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये आधा भरा है, मतलब ये अब कौन सी स्थिति में है? अर्धपूरित में है। किस में? अर्धपूरित में। तो पूरा भरा होगा तो पूर्ण पूरित, आधा भरा होगा तो अर्धपूरित, आधा भरा होगा तो अर्धपूरित। लेकिन ना आधा भरा ना पूरा भरा, जैसे मान के चलो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। तो ना तो ये आधा भरा और ना तो ये पूरा भरा, तो ये क्या है? अब ये क्या है? आप क्या कहोगे इसे? क्या नाम दोगे? तो इसको नाम दोगे आप अपूर्ण। क्या नाम दोगे? अपूर्ण। आधा भरा अर्धपूरित, पूरा भरा पूर्ण पूरित, और जो ना आधा और ना पूरा वो क्या है? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। तो आप समझ गए। जैसे मान के चलो अगर P के लिए मैं पूरी बात कर लूँ, किसके लिए बात करूँ? केवल P के लिए, ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलो P है ना, P में कितने कक्षक हैं? 3। यदि P में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? पूर्ण पूरित। क्या है भाई? पूर्ण पूरित। ठीक है, और यदि ये P, ये जो आपका जो P दिख रहा है, यदि P में आधे इलेक्ट्रॉन भरे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरे, आधे भरे, तो ये क्या है साहब? अर्धपूरित। क्या है? अर्धपूरित। और ना पूरा भरा ना आधा भरा, जैसे मान के चलो P है, इस P के पास होने चाहिए 6 तो पूरा, 3 में आधा, और यदि केवल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? ये अपूर्ण होगा। तो क्या होगा? ये अपूर्ण होगा। तो ध्यान रखना आप इन चीज़ों को, अर्धपूरित, आधा भरा, पूर्ण पूरित, पूरा भरा, और अपूर्ण, आधे इलेक्ट्रॉन, ना पूरा ना आधा। इतना क्लियर हो गया? चलो इसी प्रकार डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरा भरा होगा, 5 होंगे तो आधा भरा होगा, और 10 और 5 के बीच में है तो वो अपूर्ण होगा। इसी प्रकार एफ में 7 कक्षक हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14। 14 होंगे तो पूरा भरा होगा, 7 होंगे तो आधा भरा होगा, और 14 और 7 के बीच में अगर है तो कोई, तो वो होगा अपूर्ण। तो अर्धपूरित, पूर्ण पूरित और अपूर्ण आप समझ गए। चलो अब आ जाती है बारी आपबाहु नियम के अनुसार। तो मेरे भाई जो आपबाहु महोदय थे, आपबाहु वैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, वो होते हैं स्थायी, वो होते हैं स्थायी। और इनका मानना था कि जो अपूर्ण कक्षक होता है वो होता है अस्थायी, वो होता है अस्थायी। किनका मानना था? ये आपबाहु महोदय का मानना था। आपबाहु कहते थे कि जो पूर्ण पूरित हैं या अर्धपूरित हैं वो ही स्थायी हैं, और अपूर्ण जो है ना वो स्थायी नहीं है, इनका मानना था। और ये भी कहते थे कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है इसलिए वो स्थायी है, और इनकी ऊर्जा जो है ना वो कम होती है इसलिए अस्थायी है। इनका मानना था आपबाहु महोदय का। ठीक है, और भाई स्थायी तो हर कोई रहना चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम स्थायी हो जाएं, आप भी चाहते हो आप स्थायी हो जाएं, हर कोई ये चाहता है कि हम स्थायी हों, हर कोई की ये सोच रहती है। तो स्थायी व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है अस्थायी की तुलना में। ओके, चलो तो इसी आधार पर इन्होंने
कुछ प्रयोग किए, उन्होंने कुछ क्या किए, प्रयोग किए। इन्होंने कहा कि भाई स्थाई जो है ना उसको आपको पहले ध्यान देना है, अस्थाई को बाद में, अस्थाई को बाद में, ठीक है। तो आइए इनने कुछ प्रयोग किए, उनके प्रयोग पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला प्रयोग इन्होंने मेरे भाई किया क्रोमियम पे। किस पे किया, एक सेकंड, इन्होंने किया पहला प्रयोग क्रोमियम पे। किस पर, क्रोमियम। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। अब दोस्तों यदि 24 जो इलेक्ट्रॉन है, इन 24 इलेक्ट्रॉनों को हम भरें आबाहु नियम अनुसार भरें, तो ये भराएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d, अब यहाँ समझना, सॉरी 3p6 4s2 और 3d4। आप देख लो, आप आबाहु नियम आपने पढ़ा होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये भराएंगे, आप समझना यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब देखो इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 ही भरे हैं, स्थाई है। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन भरे, स्थाई है। P में कितने भरे, 2 भरे, मतलब ऐसा कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे, मतलब ये पूर्ण पूरित है, ये भी पूर्ण पूरित है। इसमें 6 हैं तो ये भी पूर्ण पूरित है, क्योंकि P में 6 ही भराते हैं। S 2 है पूर्ण पूरित, P 6 है पूर्ण पूरित, S 2 है पूर्ण पूरित, कोई दिक्कत नहीं है। बट D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, 4। D में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, D में भराते हैं 10। कितने भराते हैं, 10, क्योंकि 5 कक्षक होते हैं इसमें। कितने कक्षक होते हैं, 5। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 10। तो D 10 में होगा पूर्ण पूरित, 10 में होगा पूर्ण पूरित, और 5 में होगा अर्धपूरित, 5 में होगा अर्धपूरित। अब देखो D को 10 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 6, और D को 5 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल 1। अगर D में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता है। कितने की है, मात्र 1 की, ठीक है। तो आपने इसने बोला था कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित स्थायी होते हैं। पूर्ण पूरित या अर्धपूरित कैसे होते हैं भाई, स्थायी होते हैं। इनने यही बात कही, बोलो हाँ या ना। तो इनने क्या बात कही कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित स्थायी होते हैं। और अभी कैसा है, ये अपूर्ण। अपूर्ण होने के कारण ये क्या है, अस्थायी। तो क्या ये स्थायी बन सकता है, बन सकता है? तो देखो इधर समझो भाई, आप ये सोचो, यदि ये जो आपका S है, ये जो आपका जो S दिख रहा है वो S है। S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 होने के कारण ये कैसा है, अभी स्थायी है। कैसा है, स्थायी, क्योंकि ये पूर्ण भरा है। यदि इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 थे। और 2 में से 1 कम हो जाएगा इसका, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास कितने हो जाएंगे, 5। अब D के पास 5 हो जाएंगे तो 5 में ये कैसा होगा, अर्धपूरित। D के पास 10 होते हैं, 10 5 में क्या हो जाएगा, ये अर्धपूरित। और अर्धपूरित कैसा होता है, स्थायी होता है ना। और इसके पास 2 थे तो 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, 1। और S में कितने होते हैं, टोटल 2, तो 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित। मतलब S 1 में अर्धपूरित होता है और D 5 में अर्धपूरित होता है। अब ये पूर्ण पूरित था तब भी स्थायी था, अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब ये अर्धपूरित है, अब भी स्थायी है। लेकिन आप ये सोचो, इसके कारण इसको फायदा हो गया। ये पहले अपूर्ण था, अस्थायी था, अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कैसा हो गया, अस्थायी। तो आबाहु महोदय ने कहा था, अगर ऐसी कोई स्थिति है कि अगर इलेक्ट्रॉन देने से किसी का भला हो रहा है, कोई स्थायी हो रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन दे देना, बिना सोचे समझे इलेक्ट्रॉन दे देना। मतलब ऐसी स्थिति यहाँ थी, ऐसी स्थिति यहाँ थी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने से स्थायी हो रहा था, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो पहले आप किसको भरना, D को भरना। पहले आप किसको भरना, D को भरना, और बाद में किसको भरना, S को भरना। बाद में किसको भरना, S को भरना, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्रोमियम का
जो मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मूल रूप ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इनने बोला था कि ऐसी कंडीशन हो तो पहले डी को भरो बाद में एस को भरो, तो फिर इन्होंने क्या बोला था, इसको भाई ऐसे मत करना। फिर आप कैसे करना, तो इन्होंने बोला था 1s2 को भरना, 2s2 को भरना, 2p6 को भरना, 3s2 को भरना, 3p6 को भरना, ऐसा करना। लेकिन यहाँ पर दोनों की स्थिति हो रही है, तो पहले आप डी को भर देना फिर आप एस को भर देना, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 4, लेकिन एस 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो कितने हो जाएंगे डी 5। मतलब ऐसा करना, पहले डी को भर देना और फिर आप किसको भर देना, एस को। तो एस में कितना बचेगा आप 1। मतलब अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पहले आप एस का 1 इलेक्ट्रॉन लेके डी को भर देना और बाद में जो बचे वो एस में भर देना, क्योंकि एस स्थायी हो जाएगा, एस स्थायी। तो मतलब इसके अनुसार क्या है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसा करना चाहिए। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा होगा आप-बाहु नियम के अपवाद से, आप-बाहु नियम के अपवाद से। ठीक है, तो ये आपका मूल है, लेकिन ये क्या है, वास्तविक। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और भी समझ लो, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो, ये हमारे पास है एक कॉपर, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29, 1 सेकंड, 29 होता है। इसको इलेक्ट्रॉन भरें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 29 इलेक्ट्रॉन भरने। ठीक है, 4s2 और 3d9। देख लो आप, 29 हो गए होंगे, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 9 29, 29 ही भरने थे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वो विकट संकट आ चुका, विकट संकट आ चुका। देखो कैसे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2। यदि ये भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दें तो ये कितने हो जाएंगे 10। देखो अभी 9 के कारण ये अपूर्ण है, 9 के कारण क्या है, अपूर्ण। पूर्ण नहीं है, पूर्ण 10, पूर्ण कितने में होता है 10 में, और अर्धपूरित कितने में होता है 5 में। तो 5 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, कितने हैं 9। तो अगर 1 देने से ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे, 1 देने से क्या हो जाएगा 10, और जब 10 हो जाएंगे तो ये पूर्ण पूरित, और पूर्ण पूरित कहता होता है स्थायी। मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये हो जाएंगे 10, और ये कितने बचेंगे 1। तो 1 एस में स्थायी रहेगा और डी 10 में स्थायी रहेगा। दोनों, अभी ये अस्थायी है और ये स्थायी है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो 1 बचेगा, तो एस के पास 1 अर्धपूरित रहेगा, मतलब ये भी स्थायी और ये भी स्थायी। तो इसका ये मूल अवस्था है, क्या है, मूल। लेकिन यहाँ पर एक अस्थायी है और एक कैसा है, अस्थायी। तो ऐसी कंडीशन में बोला था कि आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना और इसको 1 देना, मतलब इसको पहले भर देना और इसको बाद में भर देना। तो इसमें 9 आ रहा है तो इसमें 10 करके भर देना, और बचा 1 है वो ऐसे में भर देना। मतलब वास्तविकता में उन्होंने बताया था ऐसा बनना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, नो 3p6 के बाद आप भर देना पहले डी को, पहले डी को भरना फिर एस को भरना। तो 3d10 स्थायी हो गया, और ये 4s1 1 में स्थायी रहेगा। मतलब केवल आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर के लिए डी को पहले भरना है और एस को भरना है बाद में, एस को भरना है बाद में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व वाली कंडीशन जा रही है। तो ये क्या सर, ये दोनों के साथ रहता है, किसी और के साथ भी रहता है, होता है क्या, तो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास एक तत्व ले लेता हूँ, मैं एक अच्छा खासा तत्व लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ कोबाल्ट। मैं क्या ले रहा हूँ मेरे भाई, कोबाल्ट ले रहा हूँ, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। इन इलेक्ट्रॉन को भरो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए 20, और 3d7। अब ये अपूर्ण है, अब ये क्या है, अपूर्ण। क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन देने से ये पूर्ण हो रहा है, नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे देंगे, कितने हो जाएंगे 8, और 8 में भी ये कैसा रहेगा, अपूर्ण होगा, क्योंकि पूर्ण 10 में, अर्धपूर्ण 5 में, पूर्ण 10 में और अर्धपूर्ण 5 में, क्योंकि डी के पास 10 होते हैं, तो 10 में पूर्ण, 5 में अब अर्धपूर्ण। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे भी दें तो इसके कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। तो अब भी क्या है, अपूर्ण है, और 8 हो जाएंगे तब भी अपूर्ण होगा। तब दोनों कंडीशन में इसका काम नहीं बन रहा, तो ऐसी कंडीशन में इस पे ये नियम नहीं लगेगा, इस पर ये आप-बाहु नियम अपवाद
नहीं लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से ना तो ये पूर्ण हो रहा है और ना तो अपूर्ण हो रहा है। और भाई भलाई केवल एक के साथ दिखाना, ऐसा नहीं करना कि तुम इसका एस का दे दो, इसका एस का दे दो, नहीं भाई। पड़ोसी सहायता करता है तो इसका पड़ोसी कौन है, एस है, तो यही सहायता करेगा। अगर इसके सहायता करने से संतुष्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो और कोई इसकी सहायता नहीं करेगा। तो मतलब आबाहु नियम अब बाद इस पे नहीं लगेगा, केवल क्रोमियम और कॉपर पे लगता है। तो अब आप इसकी थ्योरी लिख लो, समझ गए हो बहुत अच्छे से। तो लिखो, क्या लिखोगे, आबाहु नियम के आबाहु के अनुसार अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए S से पहले D को भरना चाहिए। S से पहले किसको भरना चाहिए, D से D को भरना चाहिए। और आबाहु नियम के केवल दो अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर के लिए, जो निम्न हैं। तो ये अब नियम के अपवाद हैं, ये दोनों आप लिख लेना। पूरा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ये तो आपके दिमाग में टोटल तरीके से हमने एक एक चीज़ बिठा दी। आई होप आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार की। दिल से लाइक करो, वीडियो शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।